नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें। माँ बाप है तो सभी कुछ है। ओवरऑल आखिरकार लाइट आ गई पाकिस्तान में। आफ्टर 24 आवर्स यानी कि 24 घंटे के बाद लाइट देखने को मिली। हम तो भूल ही गए थे लाइट होती कैसे, पंखे वाली फीलिंग कैसी होती है। आप लोगों ने कमेंट करे सोलर लगा ले, इन्वर्टर लगा ले। अच्छा मुझे क्या करें इनबॉक्स में आके, कोई इमरजेंसी हो गई, कोई मसला हो गया, हमें बताएं। एक हमारे तो तशवीश हो गई कि पता नहीं मैं कहाँ, हम आगे पीछे तो ना हो जाए। एक हमारे भाई जो हैं वो थोड़ा सा हमसे नाराज़ भी रहते हैं, बड़े मज़े लेते रहते हैं कमेंट्स में। तो उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है आप किसी गुफा में बैठ के बिल्कुल यही तासुरात थे, यही हालात थे हमारे, यही कंडीशन थी। आपने गुफा वाला जो वर्ड यूज़ करा है ना, वाकई मुझे भी ऐसा लग रहा था किसी खंदक में बैठ के हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और अपलोड कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आज की हमारी वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही लेटेस्ट। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है 75 फर्स्ट टाइम मेड इन इंडिया एयरप्लेन होगा। क्या आप जानते हैं कि अभी तक भारतीय एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट्स में लगने वाले टायर्स कहां से आते हैं, या इन टायर्स को भारत में मैन्युफैक्चर किया भी जाता है या नहीं? आज इन सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, क्योंकि हमेशा की तरह इस पे भी एक काफी बड़ी अपडेट एक भारतीय मैन्युफैक्चरर की तरफ से आ रही है। सन 2011 में मिशेलिन ने भारत में एयरक्राफ्ट के टायर्स मैन्युफैक्चर न करने का रीजन ये दिया था कि भारत एविएशन इंडस्ट्री के हिसाब से काफी छोटा मार्केट है और एयरक्राफ्ट के लिए भारत में टायर्स मैन्युफैक्चर करना एक घाटे का सौदा है। देखा जाए तो उस टाइम ये बात सही भी थी, लेकिन आज परिस्थिति बदल चुकी है और एविएशन सेक्टर में भारत को एक काफी बड़े मार्केट के तौर पे देखा जाता है। आपको जान के हैरानी होगी कि स्वदेशी एयरक्राफ्ट तेजस तक में अभी तक इंपोर्टेड डनलप के टायर्स का इस्तेमाल होता था और इन टायर्स को ब्रिटेन में स्थित डनलप की एविएशन टायर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से इंपोर्ट करना पड़ता था। इंपोर्टेड होने की वजह से एक तो इन टायर्स की अवेलेबिलिटी सुनिश्चित करने के लिए ज्यादा टायर्स एक बार में खरीदने पड़ते थे। इसके अलावा 2 गुना या 3 गुना कीमत देके ये टायर्स भारत में लाए जाते थे। दुनिया भर में केवल 4 ऐसे सर्टिफाइड मैन्युफैक्चरर्स हैं जो एविएशन ग्रेड के टायर्स मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। गुडियर, मिशेलिन, डनलप और ब्रिजस्टोन की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भारत में तो कई सालों से है, लेकिन इतने साल बीत जाने के बावजूद ये मैन्युफैक्चरर्स भारत में एयरक्राफ्ट के टायर्स मैन्युफैक्चर नहीं करना चाहते। आपको बता दें कि सिविल एयरक्राफ्ट के एक टायर की कीमत 70,000 से 1 लाख रुपए तक होती है और भारत पहुंचते पहुंचते ये कीमत 2 गुनी हो जाती है। लेकिन भारत का पैसा बचाने के लिए अब एक भारतीय कंपनी आ गई है और भारतीय टायर मैन्युफैक्चरर एमआरएफ की तरफ से आज की एक काफी बड़ी खबर सामने आ रही है। एमआरएफ चेतक हेलीकॉप्टर के लिए 2009 और ध्रुव के लिए 2014 से टायर सप्लाई कर रही है। इसके अलावा 2013 से सुखोई 30 के पिछले टायर्स एमआरएफ भारत में ही मैन्युफैक्चर करना शुरू कर चुकी है। लेकिन सबसे कमाल की बात यह है कि फाइनली सुखोई 30 के नोज व्हील टायर्स का प्रोडक्शन भारत में शुरू हो चुका है और इन टायर्स का पहला बैच इंडियन एयरफोर्स को एमआरएफ की तरफ से डिलीवर भी कर दिया गया है। पिछले टायर के कंपैरिजन में फाइटर एयरक्राफ्ट का नोज व्हील टायर छोटा और हल्का होता है। इस टायर को इतना मजबूत होना होता है कि टायर बस्ट के केस में ये विमान के अगले हिस्से का वेट कुछ देर तक संभाल सके। अभी तक ऐसे टायर पूर्ण रूप से इंपोर्ट किए जा रहे थे, लेकिन अब इसके इंपोर्ट पर रोक लग चुकी है। करीबन 5 सालों की रिसर्च के बाद पहली बार ऐसे टायर्स देश में बनने जा रहे हैं और ये सिलसिला केवल यही नहीं रुकने वाला। सबसे बड़ी बात यह है कि एमआरएफ 1000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट एयरक्राफ्ट के टायर्स प्रोडक्शन में अब करने जा रही है और इससे रिलेटेड अब कुछ काफी बड़े दावे एमआरएफ की तरफ से आ चुके हैं और यकीन मानिए इन दावों से आपका दिन बनने वाला है। हैदराबाद में स्थित एमआरएफ अपनी एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट करेगी और आने वाले 5 सालों में एमआरएफ एविएशन इंडस्ट्री में जिस तरह की एंट्री मारने वाली है, उससे ये तो तय है कि भारत अब उन देशों के लिए एयरक्राफ्ट का एक काफी बड़ा टायर सप्लायर बनने वाला है जो देश डेवलप्ड देशों से महंगे दामों में इन टायर्स की खरीद करते हैं। इस वीडियो का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट हमने बात के लिए बचा के रखा है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक ऐसे टेस्ट बेस्ड जॉब प्लेटफॉर्म के बारे में जान लेते हैं जहां से आप अपनी स्किल्स के बेसिस पे अपनी ड्रीम जॉब हासिल कर सकते हैं। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो साथ ही आपके पास एक प्लान बी का होना भी जरूरी है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि अपीयर होने वाले सभी एस्पायरेंट्स को सरकारी नौकरी मिले। इस प्लान बी को एक लाइव एग्जांपल से समझ लेते हैं। शुभम सागर इंजीनियरिंग खत्म करके 1 साल नौकरी करने के बाद यूपीएससी एग्जाम्स की तैयारी में पूरी तरह जुट गए। प्रिपरेशन पीरियड के दौरान अपने खाली समय में उन्होंने पावर रेसलिंग से रिलेटेड अपना एक मैगजीन शुरू किया और कमाल की बात यह है कि अपने प्रोडक्ट की पूरी प्लानिंग और डेवलपमेंट के दौरान उन्हें अपने स्किल्स और पैशन के बारे में पता चला। अपने पैशन से रिलेटेड ड्रीम जॉब लेने के लिए शुभम ने री लेवल का एसोसिएट प्रोडक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड टेस्ट दिया और 15 दिनों के अंदर उन्हें लॉजिकिड्स में प्रोडक्ट मैनेजर का जॉब मिल गया। आज शुभम इतने फेमस हो चुके हैं कि शहरों में उनके होर्डिंग्स लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। री लेवल के थ्रू अभी तक 80 करोड़ वर्थ के जॉब्स कैंडिडेट्स हासिल कर चुके हैं और पिछले ही महीने 1300 नए ऑफर्स 200 से ज्यादा कंपनीज द्वारा रिलीज किए गए हैं। आप टोटल 11 कैटेगरीज में अपना करियर बना सकते हैं अक्रॉस सेल्स, प्रोग्रामिंग, प्रोडक्ट मैनेजमेंट और ऐसे ही कई सेक्टर्स। आप री लेवल के थ्रू कैरियर ओरिएंटेड कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं जो आते हैं 14 दिनों की सेटिस्फैक्शन गारंटी के साथ। मतलब अगर आपको 14 दिनों में कभी भी कोर्स को लेकर कोई भी डाउट पैदा होता है तो आप अपना फुल रिफंड वापस ले सकते हैं। ये कोर्स मोबाइल जैसी हैंडल डिवाइसेस के लिए भी बना है, मतलब कहीं
भी और कभी भी बैठ के आप इस कोर्स की पढ़ाई कर सकते हैं और प्रैक्टिस के लिए रीलेवल लाइब्रेरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए वेट मत कीजिए और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके आज ही रीलेवल पे रजिस्टर कीजिए। एमआरएफ सुकोई 30 के पिछले टायर्स की करीबन 1000 यूनिट्स आईएफ को सप्लाई करके करोड़ों रुपए भारतीय सरकार के बचा चुकी है और अब आईएफ ही नहीं बल्कि सिविल एविएशन में कदम रख के एमआरएफ दुनिया की 5वीं एयरक्राफ्ट टायर मैन्युफैक्चरर बनने की तैयारी कर चुकी है। तेजस एयरक्राफ्ट के लिए भी एमआरएफ स्वदेशी तौर पर टायर्स डिजाइन कर चुकी है और जल्दी अप्रूवल के बाद तेजस के इंपोर्टेड टायर्स को भारतीय टायर से रिप्लेस किया जाएगा। IL-76 और C-17 ग्लोब मास्टर के अलावा बोइंग और एयरबस के कमर्शियल एरोप्लेन्स के टायर्स डिजाइन करने में एमआरएफ ऑलरेडी जुट चुकी है। ये सभी बड़े एयरक्राफ्ट हैं और सुखोई जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट से कहीं ज्यादा भारी हैं। जाहिर सी बात है कि ऐसे टायर्स को पैसेंजर की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए डिजाइन और डेवलप किया जा रहा है और जैसे ही एमआरएफ के स्वदेशी टायर्स कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए तैयार हो जाते हैं वैसे ही भारत के 800 से ज्यादा कमर्शियल एयरक्राफ्ट के टायर का इंडिजनाइजेशन किया जा सकेगा, जिसके लिए अभी तक 3 से 4 देशों ने दुनिया भर में मोनोपोली बनाई हुई थी। फिलहाल एमआरएफ भारत की इकलौती एविएशन टायर मैन्युफैक्चरर बनी हुई है। कुछ सालों पहले जेके टायर ने भी इस सेक्टर में एंट्री मारने का प्लान मीडिया के सामने रखा था, लेकिन अभी तक इसको लेके कोई अपडेट सामने नहीं आई है। वैसे देखा जाए तो मौजूदा फ्लीट को देखते हुए अकेले एमआरएफ ही भारत की सालाना जरूरत को पूरी कर सकती है और तो और आने वाले 5 सालों में मेजर एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर्स के लिए टियर 1 सप्लायर के तौर पे भारत को निश्चित तौर पे देखा जाने वाला है। वीडियो ने दिन बना दिया हो तो कमेंट सेक्शन में MII लिखने के बाद वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा। धन्यवाद, जय हिंद। जी जनाब, क्या समझ में आया आपको? फिर मैं आपको बताऊं, फिर मैं आपको समझाऊं बल्कि मुझे सब समझ आया, जो भी वीडियो बताएं में बताएं आता। बताएं। MRF करके एक कंपनी है जिसने एक मोनोपोली बनी हुई थी, कुछ सिलेक्टेड कंपनीज थी 3 से 4 जो टायर्स बनाया करती थी और एविएशन में वैसे ही इस सेक्टर के अंदर इंडिया ने बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं की थी और लोग समझते थे कि इंडिया का मार्केट भी बहुत छोटा है, इंडिया ने इतनी तरक्की नहीं करी है, तो इस तरफ आते नहीं थे। लेकिन ये जो MRF कंपनी है इसने फाइनली डिसीजन लिया है कि ये खुद टायर्स बनाएंगे, एविएशन के लिए काम करेंगे और ये टायर्स सबसे पहले एयरफोर्स में जाएंगे और उसके बाद तेजास के लिए यूज़ होंगे। असल में कहानी क्या होती है कि कोई एक ऐसी चीज़ होती है दुनिया में जिसकी बहुत ज़्यादा खपत नहीं होती। सही, नायाब हो जाता है। ठीक है, नहीं नायाब नहीं, जैसे एरोप्लेन है, एरोप्लेन हर बंदा यूज़ नहीं कर रहा है, हर बंदा बना भी नहीं सकता। एरोप्लेन की जो पार्ट्स हैं वो हर बंदा यूज़ नहीं करता, सेलेक्टेड एयरलाइंस होती हैं उनको चाहिए होती है ये चीज़। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि कुछ कंट्री, हर कंट्री की एक एयरलाइन है, उसके अंदर कुछ जहाज़ होंगे, तो उसके अंदर जो मटेरियल ज़रूरत है वो हर कंट्री में नहीं बन रहा होगा क्योंकि उसकी इतनी खपत नहीं है, उसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। सेलेक्टेड कंपनीज थी तो लोग वहीं से परचेज करते थे। सही, और इसीलिए वो नायाब है। जो मैंने नायाब का वर्ड यूज़ करा वो इसलिए क्योंकि देखें, एक चीज़ की मेजोरिटी हो, एक चीज़ हर घर में पाई जा रही हो, तो उसकी कीमत, उसकी कॉस्ट कम हो जाती है, वो एक्सपेंसिव नहीं रहती। उसको इस तरह भी आप समझ सकते हैं कि ज़रूरत और डिमांड, अगर इस चीज़ की डिमांड है तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग उस हिसाब से होती है। तो सबसे पहले तो ये हो गया कि वाकई चंद कंपनीज ही होंगी क्योंकि ज़रूरत इतनी ज़्यादा नहीं होगी। लेकिन मसला ये था कि दूसरे कंट्रीज़ को जब वो चीज़ चाहिए होती थी तो कॉस्ट से डबल हो जाती थी वो वहाँ तक पहुँचते। तो इंडिया की किसी कंपनी ने भी, क्या नाम, MRF, इन्होंने भी ये सोचा कि हम भी ये बनाएं। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताता हूँ, सबसे पहले उन्होंने बड़ी कैलकुलेशन की होगी, क्या हमारे पास बायर हैं, क्या हमारे पास इसकी मार्केट है, क्या हम बना, इससे पहले ये टायर तो बनाती होगी दूसरी चीज़ों के, यानी कि गाड़ी, ठीक है ना, इसके लिए अलग उन्हें प्लांट लगाना होगा, अलग सिस्टम होगा। तो ये समझो इस चीज़ में कूद रहे हैं। लेकिन हो सकता है शुरू में इतनी ज़्यादा सेल ना हो, इतने ज़्यादा बायर ना हो, क्योंकि हर चंद ही कंपनियाँ हैं और चंद ही इसकी वो है ज़रूरत, तो वो चीज़ें एक सेटिंग बनी हुई होती है। तो इन्होंने सबसे पहले तो एयरक्राफ्ट के लिए सोचा, फिर कल को बड़े जो पैसेंजर जहाज़ होते हैं बड़े वाले, उनके लिए भी होगा। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। हमने इससे पहले एक वीडियो देखी थी सेमीकंडक्टर ऐसी चीज़ है कि जिसमें भी चंद ही कंट्रीज़ की मोनोपोली थी, चंद ही कंट्रीज़ जो है उसके ऊपर काबिज थी, यानी कि वियतनाम वगैरह ये वो, और कहीं भी नहीं बनती थी, तो वो पूरी दुनिया के लिए सप्लाई होती थी। एक और वीडियो हमने देखी थी, अच्छा, उसकी नीड भी थी। सेमीकंडक्टर एक ऐसी चीज़ है, ऐसी चीज़ है जो हर, आप देखते हैं इस तरीके, मोबाइल फ़ोन हो गया, लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, हर जगह यूज़ हो। थोड़ा सा वो केस चेंज हो गया इस बात को लेके। एक और चीज़ थी जिसकी और भी ज़्यादा नीड है, जो था पैड, जो कि चंद ही कंपनीज़ के पास उसका स्टफ़ होता था, वो भी इंडिया ने खुद बनाना शुरू कर दिया। यानी कि जो पैड होते थे वो कोई भी ज़्यादा कंट्री नहीं बनाते थे, बनाते तो ज़रूर थे, लेकिन उनका जो असल मटेरियल होता था
वो मटेरियल जेल और वो कॉटन वगैरह, हाँ, वो बहुत एक्सपेंसिव होती थी, ना ही उसका किसी के पास फार्मूला था, ना ही वो किसी को पता था कैसे बनेगा सही। तो हम मतलब इस वीडियो के बाद और कुछ और वीडियोस के बाद जो ये कैलकुलेशन निकल रहा है कि इंडिया ने ये सोचा है कि हमने वो चीज़ें बनानी है। एक तो ना आत्मनिर्भर से कहानी आगे जा रही है, आत्मनिर्भर से आगे इस तरह जा रही है कि हमने दुनिया को देना है अब। अच्छा, आत्मनिर्भर ही है वो। देखें आप थोड़ा सा अगर समझें बात को, तो वो ये चाहते हैं जहाँ जहाँ मोनोपोली है 3 से 4 कंपनीज की भी दुनिया में, हम वहाँ पे भी अपना झंडा गाड़ें, हम उसमें भी डिपेंडेंसी ना दिखाएं कि यार चलो सब कुछ तो आत्मनिर्भर जैसे आप हैं। एक आम इंसान यही सोचता है, आप अपनी जगह दुरुस्त हैं कि यार सब कुछ तो हमने खुद कर लिया, खुद बना रहे हैं, खुद कर रहे हैं। मेक इन इंडिया के थ्रू आपने देखा कितने प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो ये कह रहे हैं कि एक छोटी सी भी चीज़ है ना, छोटी से छोटी चीज़, बड़ी से बड़ी चीज़। एविएशन कोई हलवा काम नहीं है, एविएशन के लिए काम करना या एरोप्लेन्स के पार्ट्स बनाना मेरे हिसाब से कोई हलवा काम नहीं है। इसके लिए बहुत मेहनत चाहिए, प्लस बहुत कॉन्फिडेंस चाहिए, बहुत हिम्मत चाहिए इस तरीके का प्लांट लगाने के लिए असल में। लेकिन उसके बावजूद भी वो ये चाहते हैं कि बड़ी से बड़ी चीज़ हो, छोटी से छोटी चीज़ हो, सस्ती से सस्ती चीज़ हो, नायाब से नायाब चीज़ हो, हर जगह हमारी डिपेंडेंसी खत्म हो जाए, हम इंडिपेंडेंट हो जाए, हम सब खुद बनाए, हम लोगों को एक्सपोर्ट करें। उल्टा मतलब है कि मज़ीद लोगों को दे सकें, बेच सकें। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ कंट्रीज़ ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं कि हम ये चीज़ बनाते हैं और ये चीज़ हम बना ही सकते हैं, हमारे यहाँ माहौल है, हमारे यहाँ आलात हैं, हमारे यहाँ एक कैपेसिटी है, ये चीज़ तो हम बना ही नहीं सकते, ये हम ख़रीदते रहेंगे ज़िंदगी भर और हम गंदम और चावल दे दे के जो हमारे पास इनकम आएगी उसके बदले में ये ले लेंगे। एक घर को देख लो कि एक घर है, उस घर के लोग जो हैं वो जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, वो आटा और गंदम तो नहीं उगा सकते ना घर के अंदर, फ्लैट के अंदर मिसाल के तौर पे। तो एक आम बंदे की ये सोच होती है कि ठीक है मैंने ये करना है, यहाँ से पैसे आएंगे, इससे ये ले लूँगा, चीज़ के बदले चीज़, ठीक है ना। लेकिन कंट्री का मामला अलग है। कंट्री का मामला ये है कि अगर ये लोग हर चीज़ खुद बना लें, आत्मनिर्भर हो जाएं, तो मैं कहता हूँ वो कंट्री इन फ्यूचर सुपर पावर कहलाएगा जब वो दुनिया को बेचेगा, दुनिया को देगा। और दूसरी बात, एक और बात मुझे अभी याद आती है कि ये जो एरा है ये एशियन कंट्रीज़ का एरा है, सदी है, ये सेंचुरी है, ये एरा है। तो उसके अंदर हमें याद होगा कि कहा गया था इनकी तरफ से, इंडियंस की तरफ से ये बात कही गई थी और एक पूरी रिपोर्ट भी पब्लिश हुई थी जिसके अंदर कहा गया था कि सिर्फ इंडिया अगर डेवलप्ड कंट्री बन जाता है तो इससे ये एशियन सेंचुरी नहीं कहलाएगी, ठीक है। जब तक एशिया के तमाम ममालिक डेवलप नहीं होते, जब तक एशिया के तमाम ममालिक उभरते हुए, फरोग पाते हुए या तरक्की पाते हुए नहीं दिखाई देंगे, तब तक नहीं हो सकता। चाइना है, इंडिया है। तो मैं अब ये देखती हूँ कि कितने बड़ा काम करते हैं ये लोग कि आप देखिए जितनी भी मुश्किलात हैं, जितनी भी परेशानियाँ हैं, जितना भी एक रिस्क है, वो सब कुछ वो ले रहे हैं। अब जब बन जाएगा तो एशियन कंट्रीज़ को कितना फ़ायदा होगा। बिल्कुल जो चीज़ें यूरोप से आती हैं, इतना टैक्स लग जाता है, इतना ऑयल होता है, फिर उसके ऊपर शिपमेंट में इतना खर्चा आता है, ब्ला ब्ला ब्ला, डिफरेंट टाइप के टैक्स लगते हैं और उसके बाद वो चीज़ अगर लाख की है तो हमें 2.5 लाख की मिल रही होती है। तो एशियन कंट्रीज़ को अगर ऐसी बड़ी बड़ी इन्वेंशंस इनके यहीं हो जाती हैं या ऐसे बड़े बड़े प्लांट्स यही लोग लगा लेते हैं, सेमीकंडक्टर के, आईफोन का आपने देखा कि अभी टाटा आया है आईफोन को लेकर, आईफोन खुद लॉन्च कर रहे हैं, वो मेक इन इंडिया। तो मैं ये सोच रही हूँ कि इससे एशियन कंट्रीज़ भी डेवलप्ड होंगे ना, उनको भी तो तरक्की मिलेगी, उनको भी तो फरोग मिलेगा। बिल्कुल तो अपने साथ साथ दूसरे कंट्रीज़ को भी उभारेंगे। एशिया में जितने भी कंट्रीज़ हैं करीब तरीन, उन्हें कॉस्ट कम पड़ेगी इंडिया से मंगवाने के लिए। अब देखिए कोई चीज़ अगर यूरोप से पाकिस्तान आती है कितना टैक्स लगता है। हम कभी कभी मैं रेट बता रही होती तो वो कहते हैं इंडिया में तो ये इतने की है, मतलब आधे से भी कम की है। अब इंडिया से डायरेक्ट अगर पाकिस्तान आती है तो आप देखिए कॉस्ट उसकी कितनी कम हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही हो। इन फ्यूचर अगर पाकिस्तान और इंडिया के इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है तो पाकिस्तान को इससे बहुत बेनिफिट है। उसकी वजह ये है कि इंडिया में चीज़ें बन रही हैं, बिल्कुल करीब ही पड़ेगा। और इससे ज़्यादा बेहतर है कि अगर पाकिस्तानी सोचते हैं कि हम भी खुद बनाएं। वो हमने एक वीडियो देखी थी नेट वाली, मच्छर के लिए, तो वो भी बड़े मतलब लोग हैरान हो रहे थे कि पाकिस्तान में मच्छर की जो नेट है वो भी नहीं बनती। उसके लिए तो कोई टेक्नोलॉजी नहीं है ना, उसके लिए तो बांस लगा के और सिस्टम एक होता है ना, एक वाइट लगा दिया सिस्टम होता है। तो बस नेट भी हम लोग कहीं से खरीद रहे हैं। जब हम मच्छरदानी नहीं बना, उसे मच्छरदानी कहते हैं, जब हम मच्छरदानी नहीं बना सकते, हम मच्छर बना सकते हैं। हम एविएशन, हम मच्छर तो हैं ही, हम एविएशन कैसे बनाएंगे, उसके टायर्स कैसे बनाएंगे। बहुत ज़बरदस्त वीडियो थी। दोबारा किसी और हिसाब से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।